Is Dr. Chavi here? Yeah, Dr. Chavi, please, on stage. She is from the directorate in place of Dr. Vandana Bagga. So we have someone from the Delhi government, the stakeholders here itself. So इससे पहले कि हम ये वार्तालाप, ये बातचीत शुरू करें, हम लोगों ने एक सर्वे किया था अभी पिछले 10-15 दिनों में, जो हमारी 200 महिलाएं थीं जो हेपेटाइटिस बी जिनका डायग्नोज हुआ था लेडी हार्डिंग में, हमने उन लोगों से बातचीत करी एंड वो कुछ आंकड़े हैं मेरे पास। मैं चाहती हूँ कि पहले इस टॉक से पहले मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ। हमने कुछ सवाल पूछे थे इन महिलाओं से। सबसे पहला सवाल हमने ये पूछा था कि डिलीवरी के बाद क्या आप अब भी फॉलोअप पे हैं, आप कहीं और अस्पताल में दिखा रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। खुशी की बात तो ये है कि 40% ने ये कहा है कि हाँ जी मैडम, पूरे परिवार का स्क्रीनिंग हो गया है, हम डॉक्टर सरीन के यहाँ दिखा रहे हैं। बट दुख की बात ये है कि 60% लोगों का जवाब ये था कि नहीं। एक बार हमारी टेस्टिंग हो गई, घर आने के बाद हमने पूछा कि क्या कारण है, आपने क्यों नहीं दिखाया, आप क्यों नहीं गए अस्पताल, क्या आपके परिवार में आपके हस्बैंड का भी ट्रीटमेंट हुआ है या उसकी टेस्टिंग भी हुई है। हमें ये मिला कि हमें किसी ने ये बताया नहीं, पहला जवाब ये था। फिर ये था कि जी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि बच्चों की परवरिश करनी है, मैं बहुत बिज़ी हो गई तो मैंने इसको आगे नहीं बढ़ाया। दूसरा था कि ज़रूरत नहीं है, हमने किसी और डॉक्टर से पूछा अस्पताल, क्योंकि बहुत सारे इनमें ऐसे थे जो दिल्ली से बाहर हमारे अस्पताल में आके डिलीवरी करके गए। जब उन्हें दूसरे अस्पतालों में डॉक्टर से पूछा तो ये बताया गया इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं सबसे पहला सवाल मेरे दोनों ऑब्स्टेट्रिशियन से पूछूंगी कि मैम कि क्या है इतनी सच्चाई कि जब हमारे हॉस्पिटल में जब एक महिला को पॉजिटिव हम घोषित कर देते हैं तो हमारे लेडी हार्डिंग का क्या है मॉनिटरिंग प्रोसेस की, डिलीवरी के बाद हम उनको क्या क्या कैसे काउंसिल करते हैं, आप बताएंगे इस पर कुछ लाइट। सो थैंक यू शारदा। जो महिलाएं हमारे यहाँ पे डिलीवरी करवाती हैं तो उसमें सबकी स्क्रीनिंग होती है यहाँ पे, और जब डिटेक्शन होता है किसी को हेपेटाइटिस है तो फिर हम उनको उनका एक वायरल लोड करवाते हैं जिसमें पता लगता है कि वायरस कितना है, मतलब बहुत ज़्यादा है तो फिर जब प्रेगनेंसी होती है तो उनको हम एंटीवायरल देते हैं अगर, क्योंकि ताकि बच्चों में ना जाए ये, और डिलीवरी के समय बच्चों में ना आए ये इन्फेक्शन, क्योंकि डॉक्टर सरीन सर कह रहे थे ना, माँ से बच्चे को, उससे उसके बच्चे को, ऐसे ही ये ट्रांसमिट होता ही जा रहा है। तो इस श्रृंखला को हमें तोड़ना है तो शिशु को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो शिशु बच्चा पैदा होता है तभी 12 घंटे से 24 घंटे के अंदर उसको एक इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं और साथ में उसका वैक्सीनेशन भी शुरू करते हैं। फर्स्ट डोज 0 डोज मिलता है। यहाँ तक ज़्यादातर हमारी काउंसलिंग यहाँ तक सीमित रहती है। मैं सही में यही बताऊँगी कि एंटीनेटल केयर तो हम बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन जब वो चली जाती हैं माताएं, उसके बाद जो उनका फॉलोअप है, जैसे अगर एक महीने में हमारे पास 1000 से 1500 डिलीवरीज होती हैं तो फॉलोअप सिर्फ 50 या 60 ही आती हैं पीएनसी में, और हो सकता है कि हम भी इतनी अच्छे से काउंसलिंग नहीं करते हैं कि इसके बाद भी आपको अपनी हेपेटाइटिस के बारे में थोड़ा सा वो रखना है, जागरूकता रखनी है, इसका फॉलोअप करते रहना है। तो हाँ, हमारी तरफ से भी थोड़ी कमियां हैं, तो ये उचित है कि महिलाएं जो हैं वो अपना फॉलोअप रखें, क्योंकि अगर आप क्रॉनिक हो गए हो, मतलब आपको इन्फेक्शन नहीं है, फिर भी प्रेगनेंसी में 1% से 25% इतना वेरी करता है कि आपको फ्लेयर अप हो, दोबारा से एक्यूट इन्फेक्शन हो। तो इसके लिए मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, और यही चीज़ बच्चा होने के बाद भी फ्लेयर अप होता है। तो मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, उसके लिए हम लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं जिसमें एंजाइम्स होता है, वो बढ़ जाता है तो
हमें शक होता है कि इसमें फ्लेयर अप हुआ है। और वही है, फ्लेयर अप हुआ है तो डीएनए भी करवाना चाहिए, और डीएनए अगर वायरल लोड ज़्यादा है तो जो आपके हेपेटोलॉजिस्ट हैं वो आपको दवाई देते हैं, एंटीवायरल्स देते हैं कि इसको दबा के रखा जाए। क्योंकि जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की भी बात हो रही थी अभी, सर कह रहे थे, तो ये भी ज़्यादातर उनमें जिन बच्चों को माँ से गया है ना, उनको ज़्यादा ये रहता है कि कार्सिनोमा हो, क्योंकि उनको छोटी उम्र से ही ये वायरस मिल गया। जिनको बड़ी उम्र में मिला है उनको इतना कार्सिनोमा नहीं होता। कार्सिनोमा बहुत रेयर है ना, ट्यूमर होना बहुत रेयर है पर फिर भी हो सकता है, सिरोसिस होना बहुत रेयर है पर फिर भी हो सकता है। तो क्यों होने दे उस चीज़ को? इसके लिए हर 3 महीने में इनिशियली पोस्टमार्टम में ज़रूरी है कि आप अपनी टेस्ट करवा लें, एक एटलीस्ट लिवर फंक्शन टेस्ट करवा लें, 3 महीना नहीं तो 6 महीने में। सो ये मैं बोलना चाहूँगी। थैंक यू डॉक्टर रत्ना। ये बिल्कुल सही है कि प्रेगनेंसी में जब हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आता है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम कुछ और टेस्ट कराते हैं डिस्क्रिमिनेट करने के लिए कि इन्फेक्शन कितना ज़्यादा है। एक लेवल होता है वायरल लोड, अगर उससे ज़्यादा है तो हम दवाइयाँ शुरू करते हैं मदर को 7 महीने के बाद, और इससे ये होता है कि बच्चे में इसका संक्रमण रुक जाता है। सो इसलिए हम इन दवाइयों, बट ऐसा है कि ये हर महिलाओं में जो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है उनको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वायरल लोड का एक लेवल थोड़ा सा अगर कम हो तो ये संक्रमण बच्चे में नहीं होता है। अब मेरा सवाल है डॉक्टर शगुन से कि जब हम किसी मदर की टेस्टिंग कराते हैं, पॉजिटिव आ जाता है, तो फिर हम क्या फैमिली को भी इंक्लूड करते हैं या नहीं उसमें, आप बता सकते? तो अभी हमें पता चला कि माँ से बच्चों को जाता है, तो हम जो उसके और बाकी बच्चे हैं उनको हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर इससे पहले अगर माँ ने और जो बाकी बच्चे हैं इससे पहले वाले, क्योंकि अगर उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उनको टाइम से ट्रीटमेंट शुरू हो सके जिससे। इसके अलावा हस्बैंड को भी ये ऑफ़र किया जा सकता है, और अगर वो एग्री हों तो ये टेस्ट किया जा सकता है। और इससे पहले मैम ने बताया कि क्या क्या करना चाहिए, इसमें मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि हाँ, हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड जो चीज़ें बताई जाती हैं, साथ में एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज अगली प्रेगनेंसी के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो ये वाला जो टाइम होता है जो डिलीवरी के बाद का, इसको 4th ट्राइमेस्टर, जैसे नॉर्मली प्रेगनेंसी 3 ट्राइमेस्टर में बांटी जाती है, 1 2 3, 3 महीने, पर अब ये वाला जो टाइम है वो 4th ट्राइमेस्टर होता है। बल्कि जब तक माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो ये वाले टाइम को कैसे कंटिन्यू करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है डिस्चार्ज के टाइम। तो हेपेटाइटिस भी मदर्स को स्पेशली वो पूछते हैं कि हाँ ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं कि नहीं। लगता है कि अगर मेरे कॉन्टैक्ट में बेबी आएगा तो ब्रेस्ट फीडिंग से बेबी को हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है, दे कैन ब्रेस्ट फीड। फिर बात आती है कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, अगर मेरे को अगला बच्चा नहीं चाहिए तो मैं क्या करूं, और अगर नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं बेबी तब मेरे को क्या करना है ये। और प्रेगनेंसी के टाइम नॉर्मली भी आयरन, कैल्शियम वगैरह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और बाकी डाइट में क्या मॉडिफिकेशन होती है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी एडवाइस भी मदर्स को मिलती है उस टाइम, और जब वो 6 वीक्स के विज़िट पे आती हैं तब। तो कुछ कॉन्ट्रासेप्शन तो इमीडिएटली लग जाते हैं, जैसे पोस्ट PPIUCD है, अगर सेटल है डिज़ीज़ तो PPIUCD बहुत इम्पॉर्टेंट है, इमीडिएटली डिलीवरी के बाद साथ के साथ अगले 5 से 10 साल तक के लिए कॉपर्टी लग सकती है। अगर उस समय नहीं लगाते तो कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ दे सकते हैं, जैसे छाया, बट कुछ दवाइयाँ फिर आप 6 मंथ्स या 6 वीक्स या 6 मंथ्स के बाद शुरू कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी या नॉर्मल विमेन लेडी भी अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है तो फिर हमारे पेशेंट्स के पास ऑप्शन रह जाता है MTP का।
वो फर्दर कॉम्प्लिकेट करता है मैटर्स, क्योंकि हर कोई अब एग्री नहीं होता, हर कोई डॉक्टर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव के साथ ये नहीं बोलेगा, गो अहेड नहीं करता कि भैया IMTP। तो ये बहुत एक अनमेट नीड है कि जो हमारे फैमिलीज़ आती हैं उनको बताया जाए कि क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करना चाहिए, जिससे अगर अभी आप फैमिली प्लान नहीं कर रहे और अगर प्लान करें तब क्या करना चाहिए। तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग होनी चाहिए जिससे ऑप्टिमाइज़ किया जाए। थैंक यू सो मच शगुन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैं डॉक्टर सीमा कपूर का स्वागत करती हूँ। वो एक चाइल्ड स्पेशलिटी है, पीडियाट्रिशियन है। मैडम, मुझे आपसे ये पूछना है कि जैसे ब्रेस्ट फीडिंग की बात हुई है, तो आप इस पर कुछ लाइट पुट ऑन करेंगे कि अगर मदर हेपेटाइटिस बी है तो क्या उसे बच्चे को दूध पिलाना चाहिए या नहीं चाहिए? आई थिंक इस पर काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई और WHO, IAP सब ने एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया है। सब लोगों ने पहले इनिशियली ये डिसाइड किया कि इनको कम्प्लीटली एक्सटर्नल मिल्क देंगे क्योंकि थोड़ा बहुत ट्रांसमिशन ब्रेस्ट मिल्क से होता है, बट प्रैक्टिस ये हो गई कि लोगों ने इसके साथ मिक्स करना शुरू कर दिया, मिक्स्ड फीडिंग शुरू कर दिया, और ब्रेस्ट फीडिंग से जो रिस्क था वो सिर्फ 3% to 13% था। बट ब्रेस्ट फीडिंग के जो एडवांटेजेस हैं दे फार आउटवे द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। जो रिस्क है काफ़ी ज़्यादा आउटवे कर जाते हैं। तो इसलिए अब रिकमेंडेशन यही है कि वी शुड कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, नो मिक्स्ड फीडिंग। ऐसा नहीं कि कुछ टॉप फीड दे दिया, कुछ ब्रेस्ट फीड दे दिया। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है इन बच्चों को देने के लिए। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करते रहेंगे, और कई बच्चे जो हैं anti-HPS एंटीजन पॉजिटिव हो जाएंगे, उनके एंटीबॉडी टीटर्स अच्छे हो जाएंगे और उनका रिस्क ऑफ क्रॉनिक इन्फेक्शन कम हो जाएगा। तो ये आप बात समझ ली आप लोगों ने कि अगर मदर को हेपेटाइटिस बी है तो ब्रेस्ट फीडिंग आप करा सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नहीं कर, बिकॉज बड़ी सारी महिलाओं ने मुझसे ये पूछा भी है कि इससे मेरे बच्चे को हो तो नहीं जाएगा। नहीं, आप करा सकते हो, ठीक है? अब मेरा सवाल है डॉक्टर गिरी से। सर, अभी हमने ये सर्वे में देखा कि जो रोल ऑफ हस्बैंड्स हैं, जो घर के मेन बॉस माने जाते हैं, जो अपनी वाइफ्स की सारी डिसीजन को लेते हैं, तो हमने देखा कि कुछ हस्बैंड्स थोड़ा रिलक्टेंट थे अपना टेस्टिंग कराने के लिए, या फिर सर ने जो एग्जाम्पल दिया था कि जब मदर पॉजिटिव आ जाती है, वाइफ पॉजिटिव है, हस्बैंड नेगेटिव है, तो बड़ी सारी घर में कलेश आ जाती है। आप प्लीज़ बताएंगे कि किन किन तरीक़ों से ये जो हेपेटाइटिस बी एक्चुअली फैलता है? जी, थैंक यू डॉक्टर शारदा, and thank you very much all the senior panelists on the dais। सभी माँओं को और उनके साथ में आए हुए उनके हस्बैंड एंड बच्चों को मेरा नमस्कार और प्यार। स्टूडेंट्स के लर्निंग के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू हैव कम हियर। बेसिकली मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये इलनेस 3-4 स्टेज पे हमें इंटरवेंशन उसमें चाहिए। सबसे पहले है अवेयरनेस। जो सवाल है उस पर मैं बाद में आता हूँ। तो अवेयरनेस के लिए हम यंग पॉपुलेशन जो स्कूल में है या रूटीन एक लेमैन है, सब चीज़ एपिडेमियोलॉजिस्ट या डॉक्टर नहीं कर सकता। तो आप लोगों का जो आप लोगों की साझे की ज़रूरत है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है, इसी में अवेयरनेस में सभी लोग, यानी कि चाहे वो मीडिया है, प्रिंट मीडिया है या आपका टीवी मीडिया है या दूसरा कोई भी चैनल है, सोशल मीडिया आज काफ़ी प्रोमिनेंटली हम लोगों को जोड़ता है। और छोटे छोटे वीडियो चैट्स टाइप से हम, क्योंकि लोगों का स्पैन जो है वो कम होता जा रहा है, अटेंशन स्पैन, तो छोटे छोटे जो मैसेजेस होते हैं वो बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। यदि हम इस पे आते हैं तो हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ जाएगा। अवेयरनेस बढ़ने के बाद हस्बैंड को यदि ये पता लगे कि हेपेटाइटिस बी एक बीमारी है और उसमें वेदर वो मतलब जैसा कि पहले भी डिस्कस हुआ
फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। और बहुत बार तो ऐसे होता है कि मैरिज के बाद में जैसे ही बच्चा प्लान करते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले, गायनेकोलॉजिस्ट उनको बोलता है कि आप प्लान कर लिया है या करने से पहले ही कि आप हेपेटाइटिस बी करवा लीजिए टेस्ट। तो उसमें उसका तो कोई रोल नहीं है। हेपेटाइटिस बी तो आया उसको पेरेंट्स से है, जैसे कि 90% ऑफ द केसेस में हेपेटाइटिस बी का जो ट्रांसमिशन है वो यूजुअली मदर टू चाइल्ड। पर हम लोगों को, जहाँ जैसे डॉक्टर शारदा ने बोला कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, हस्बैंड ही बॉस है, मैं डॉक्टर शारदा को ये बोलूँगा कि आजकल थोड़ा सा रिवर्स होने जा रहा है, तो यू मस्ट बी एग्रीइंग सभी लोगों को। बट एनीवे सब मेल्स को, यदि हम रूरल की बात करें, आदिवासी की बात करें, रिमोट एरिया में बात करें, तो बात सच है, घर का जो मेन जो हेड माना जाता है वो मेल माना जाता है। और मेल की जो एजुकेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। वो अपनी वाइफ को इस बात पे ना लताड़े कि उसको हेपेटाइटिस बी हो गया। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक बीमारी है और जो उसका आने का वो है, उसमें उसका फीमेल का या माँ का कोई रोल नहीं है। तो इस पे किसी तरह से कभी कोई क्लैकलेस नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही यदि फैमिली में एक व्यक्ति को, किसी को भी हेपेटाइटिस बी मिलता है यूजुअली, क्योंकि आमतौर पे जब मैंडेटरी टेस्टिंग की बात आती है तो जो हम हॉस्पिटल डिलीवरी करते हैं वहाँ पर मैंडेटरी टेस्टिंग ज़रूरी है, तो फीमेल्स को बहुत बार वहीं पे पता लगता है। तो यदि मदर को या फीमेल्स जो कि उस प्रेगनेंसी वाली स्टेज में है तो उसको टेस्ट के साथ में हस्बैंड का टेस्ट भी ज़रूरी होना है। और बाकी मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे उस फीमेल्स के, उनकी टेस्टिंग मैंडेटरी है, होनी चाहिए। और Thank कुछ you, डॉक्टर sir. शारदा, तो आई कैन ऐड ऑन समथिंग एल्स। सर, रिगार्डिंग दिस जो फॉलोअप है, मॉनिटरिंग, जब इन मदर्स की मॉनिटरिंग करते हैं तो हम कैसे करते हैं? या ट्रू, देखिए हम जब हेपेटाइटिस बी एक बार किसी में पॉजिटिव आ जाता है तो वो मदर के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेगनेंसी वाली स्टेज में उस डिजीज़ का फ्लेयर अप होना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। और वो सिर्फ प्रेगनेंसी की स्टेज में ही फ्लेयर अप नहीं होता, बल्कि उसके कुछ एक वीक्स बाद, यानी कि पोस्टमार्टम की स्टेज रफली अप टू 6 वीक्स ना होके या 6 मंथ तक उसके फ्लेयर अप होने की चांसेस रहते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसका फॉलोअप बहुत रेगुलर रखें। सबसे बड़ी जो इशू आ रहा है, जैसे कि डॉक्टर शारदा ने बताया कि रफली 60% लोग पॉजिटिव पेशेंट वो सोसाइटी में, कम्युनिटी में हमसे बिछुड़ जाते हैं या वो गुम हो जाते हैं। यदि वो उस पॉपुलेशन को हम टारगेट नहीं कर पाएंगे, यदि उस पॉपुलेशन को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हेपेटाइटिस बी का हम निवारण कर पाएँ अपनी सोसाइटी से, जो कि बहुत रैपिडली बढ़ता जा रहा है। मैं यहाँ एक बात सभी माँओं से और बाकी जो भी लोग सुन रहे हैं इस पे बोलना चाहूँगा कि आप कभी भी जिस डॉक्टर ने आपको ट्रीट किया उसको मत छोड़िए, उसके फॉलोअप पे रहिए। क्वैक से या किसी अनपढ़े डॉक्टर के एडवाइस पे मत चलिए। अपने आप अपनी बीमारी का, आप अपने शरीर के खुद सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। तो आप अपने शरीर को उस तरह से सोच के चलिए कि गिफ्ट में आपको गॉड ने ये दिया तो उसको मैं संभाल के रखूँ, और उसकी बीमारी के पॉइंट ऑफ से अपने डॉक्टर के पास जाइए। यदि आप उस डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे तो किसी भी गवर्नमेंट के अस्पताल में जाइए। नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने नेशनल गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, उसके लिए सेंट्रल रिसोर्स सेंटर्स बनाए हुए हैं। टर्सरी केयर हॉस्पिटल्स में मैंडेटरी स्टेट लेवल पे किया हुआ है, इसके लिए सेंटर्स हैं, ड्रग्स मिलती हैं, टेस्टिंग होती है। यही नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंटर्स इसके लिए बनाए गए हैं और ये काफ़ी सुचारू रूप से चल रहा है। तो बड़े हॉस्पिटल की बात कर लीजिए, छोटे हॉस्पिटल में गवर्नमेंट की तरफ से टेस्ट फ्री है और दवाइयाँ भी फ्री है। तो आप सभी लोग इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। और मैं जो भी डॉक्टर पैनलिस्ट बैठे हैं, ये लोग तो खैर करते ही हैं, बाकी लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि डॉक्टर्स भी अपने पेशेंट को फॉलोअप, मतलब उसको जब वो डिस्चार्ज करते हैं उसको अच्छी तरह से समझा के भेजें ताकि वो अपनी बीमारी का प्रॉपर इलाज करवा पाए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अब मैं डॉक्टर सीमा से पूछना चाहूँगी बच्चे के बारे में। माँ तो पॉजिटिव हो गई और हमने बच्चे की टेस्टिंग करी। किस महीने पे हमें टेस्टिंग कराना चाहिए और कब तक? अगर सपोज़ बच्चा पॉजिटिव है, 3 महीने के बाद करते हैं हम, 3 से 4 महीने? आइडियली 6 मंथ्स, हाँ 164 दिन निकल जाने चाहिए। ठीक ये है। बहुत ज़रूरी है। हाँ
आइडली 6 to 9 मंथ्स पे टेस्टिंग होती है। हाँ। और 3 तरीके की संभावनाएं हैं। एक तरीके की संभावना है कि बच्चा एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन नेगेटिव हो, लेकिन एंटी HPC एक और एंटीजन होता है वो पॉजिटिव हो और एंटीबॉडी का लेवल है और जो बच्चे स्तर को है। वैक्सीन मिल चुका है। हाँ, और सबसे इम्यूनोग्लोबुलिन पहले भी तो मिल चुका है। ये हाँ। बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि 24 घंटे के अंदर बच्चे को 0.5 ml ग्लोबुलिन और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ मिलना चाहिए। इन बच्चों को खासतौर पे एक और ज़रूरत होती है, इनको 2 एडिशनल डोजेस की भी ज़रूरत पड़ती है। एक डोज 1 महीने पे और एक डोज 6 महीने पे। इस तरीके से इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। आपने पैसिव मतलब आपने जो उसके अगेंस्ट नेचुरली बॉडी में बनती है एंटीबॉडी वो भी दे दी इम्यूनोग्लोबुलिन के फॉर्म में, ताकि आप उस वायरस को किल कर सको। आपने उसके बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को भी फ्लेवर डाल दिया, आपने वैक्सीन दी ताकि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी बने, ताकि आगे जाके ये बच्चा नेगेटिव हो जाए। और नेगेटिव का तब पता चलता है जब वो एंटी HPS एंटीजन नेगेटिव हो जाता है और एंटीबॉडी का स्तर 10 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml से ज़्यादा हो जाता है। ऐसा बच्चा है तो उसको आगे फॉलो अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बच्चे को आगे जाके क्रॉनिक हेपेटाइटिस भी नहीं होगा। अब दूसरी स्थिति कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन तो नेगेटिव है बट एंटीबॉडी भी नेगेटिव है, मतलब अभी तक प्रोटेक्शन नहीं आई और जो लेवल्स हैं वो भी लेस देन 10 हैं। इसका मतलब ये बच्चा ससेप्टेबल है, इसको एडिशनल डोज ऑफ वैक्सीन दो, क्लोज फॉलोअप में रखो। और क्लोज फॉलोअप का मतलब है 3 to 6 मंथली ग्रोथ पैरामीटर्स एंड LFT देखिए। ये एक सेकेंड सिचुएशन है। थर्ड सिचुएशन तो ऑब्वियसली एक इन्फेक्टेड सिचुएशन है जिसमें वो हेपेटाइटिस बी एंटीजन पॉजिटिव है, एंटी HPC एंटीबॉडी नेगेटिव है और लेवल्स भी लेस देन 10 है। ये इन्फेक्टेड बच्चा है, एक इन्फेक्टेड बच्चे की तरह ट्रीट होगा। अच्छा, और ये कब तक इसका ट्रीटमेंट चलेगा? अब ये इसका ट्रीटमेंट लंबा चलेगा और इसकी मॉनिटरिंग भी लंबी चलेगी। हाँ, वो ज़रा बता दीजिए हाँ, हमारे तो जो दर्शकों को। हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव बच्चे हैं उनकी हेपेटाइटिस बी के लिए ट्रीटमेंट भी लंबी चलती है और उनको देखना भी, क्योंकि कई बार तो वो एसिम्टोमेटिक एडल्ट होते हैं बट पेरिनेटल ट्रांसमिशन जो मदर से आई है नियरली 90% ऑफ देम कैरी। अगर एक एडल्ट से आती है तो 30% हो जाती है, लेकिन माँ से आती है तो अप टू 90% हाईएस्ट चांस होता है मदर से बच्चे में आने का। तो जब ये बच्चे मदर से बच्चे में आई है तो उसको सीरियली टेस्ट कराते रहना पड़ेगा, एंटीबॉडी टीटर्स कराते रहने पड़ेंगे। यदि इसको एक्यूट सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो आपको इलाज कराने के लिए आना पड़ेगा और वर्कअप देखता रहना पड़ेगा कि ये जो डिज़ीज़ है ये क्रॉनिक या लंबी स्तर की तो नहीं होने वाली और क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में परिवर्तित तो नहीं होने वाली। उस स्थिति में अल्ट्रासाउंड की भी आवश्यकता होगी और टेस्ट की भी आवश्यकता होगी। थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ डॉक्टर छवि की तरफ। हेपेटाइटिस बी इज़ अ स्टिग्मैटिक डिजीज़। ये कहा गया है कि ये जो बीमारी है ये बहुत ही ख़राब बीमारी है, ये फैलता है, परिवारों में फैल जाता है, महिला को हो गया तो बच्चे को हो गया, बच्चे को हो गया तो हस्बैंड को हो गया। अब किस हद तक हम एज डॉक्टर्स इस स्टिग्मा को हमें अपनी जनता महिलाओं में उनके हस्बैंड उनके फैमिलीज़ को हम कैसे उन तक ये बात पहुंचाएं कि हेपेटाइटिस एक क्यूरेबल डिज़ीज़ है, ये बिल्कुल स्वस्थ हेल्दी लोगों में हो जाता है, इंसिडेंटली अचानक से पता चलता है और ज़्यादातर पता तब चलता है जब प्रेगनेंसी होती है, कहीं आप ब्लड डोनेट करने गए हैं, कहीं आपको ब्लड मिला है, कहीं आपको कोई इंजेक्शन मिल गया, और एक होता है सेक्सुअल तरीका। तो मैं डॉक्टर छवि से ये पूछना चाहूँगी, वर्किंग एट दी ग्रास रूट लेवल, आप बिल्कुल वहाँ काम कर रहे हो, क्या हम जैसे हमारे देश में अनीमिया है,
बाकी कैंसर की बीमारियां हैं, इनमें हमारे बड़े सारे आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपना बहुत बड़ा उनका योगदान है। क्या ऐसा हम कुछ कर सकते हैं कि ये आशा वर्कर्स जो हैं इन्हें हम ट्रेन करें और फिर ये घर घर जाके ये मतलब इन घरों में बताया जाए कि ये जो हेपेटाइटिस की बीमारी है ये बिल्कुल क्योरेबल है? एनीथिंग लाइक दैट, आई मीन एनी स्ट्रैटेजी दैट द दिल्ली गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग, और आपका कुछ एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू डॉक्टर शारदा। जैसे कि हम सबको पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन मैनी फैसेट्स, और प्रेगनेंसी की स्क्रीनिंग पे तो ख़ास तौर से हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग सबसे ये अपेक्षा करते हैं कि जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो, आप अपने सबसे जो नियरेस्ट डिस्पेंसरी हो या पॉलीक्लिनिक हो, वहाँ जाके आप अपने आप को रजिस्टर कराएं। आपको एक RCH नंबर मिलता है, और साथ ही में हमारी आशा से आप लिंक हो जाते हैं, जो आपके से थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी और उसके बाद भी 6 महीने तक, और भी आगे जब 5 साल तक, जब तक आपका बच्चा 5 साल तक का नहीं होता, आपसे कनेक्टेड रहती है। आपको हर एक थोड़े समय पे एक किलकारी के ऐप का भी मैसेज आता है आपके मोबाइल नंबर पे, जिसमें एज रिलेटेड मैसेजेस आते हैं माँ के लिए, बच्चे के लिए, और उसकी इम्यूनाइजेशन के लिए, सब चीज़ों के लिए आते हैं। एज़ फार एज़ हेपेटाइटिस इज़ कंसर्न्ड और आशा का रोल उसके अंदर, हाँ, वो स्क्रीनिंग सारी जितनी भी प्रेग्नेंट वुमन होती है उनकी स्क्रीनिंग कराती है। हेपेटाइटिस बी स्क्रीनिंग इज़ अ मैंडेटरी स्क्रीनिंग जो हमारे ANC प्रोग्राम के अंडर होती है, और जितनी भी पॉजिटिव आती हैं उनको पेरिफेरी से हायर सेंटर्स में भेजा जाता है, सेकेंडरी हॉस्पिटल्स और टर्शरी सेंटर्स में। डॉक्टर छवि, मेरे को लगता है मोहल्ला क्लिनिक में आई थिंक ये फ्री ऑफ कॉस्ट है हेपेटाइटिस की टेस्ट ना? मैडम, मोहल्ला में क्लिनिक पे भी है, और हमारे प्राइमरी सेंटर्स पे और सेकेंडरी और टर्शरी पे भी सब जगह फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेस्टिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। हेपेटाइटिस बी टेस्टिंग हम लोग पहली बार करते हैं। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसको फर्दर टेस्टिंग के लिए बाकी सब हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग भी होती है, और उसकी फैमिली की भी टेस्टिंग की जाती है। थैंक यू सो मच। तो जो ये है कैंपेन विनिंग ओवर मदर्स विद हेपेटाइटिस बी, और मुझे ये बहुत खुशी है कि यहाँ पे आज हमारे साथ 30 हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव महिलाएं उनकी फैमिली के साथ यहाँ आ गई। ये इट्सेल्फ बहुत बड़ा सक्सेस है, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि अगले साल ये 30-90 हो जाए, और ये जो पॉपुलेशन ये बढ़ता जाए, और आप हमसे जुड़ते जाए। मैं चाहूँगी कि हमारे पैनलिस्ट एनी मैसेज टू द ऑडियंस, मैम फ्रॉम यू, डॉक्टर सीमा। मतलब बीमारी तो बीमारी है, घबराना नहीं है सबसे पहले। और जैसे डॉक्टर शगुन ने आपको कहा, एक इंसिडेंट हो गया है, नेक्स्ट के लिए आपको बहुत केयरफुल रहना है, और डिसाइड करना है आपको प्लान करना है, नहीं प्लान करना, और उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। और बच्चों, जो अपना आपका बच्चा है उसकी टेस्टिंग भी ज़रूर करानी है, सीरो पॉजिटिविटी की भी, ताकि पता चल जाए कि उसको आगे जाके फॉलो अप करना चाहिए या नहीं। तो आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्टेप्स है कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी टेस्टिंग कराइए। जो मैंने 3 स्टेज बताए थे उनमें एक में तो आगे दोबारा फॉलोअप की ज़रूरत नहीं है, 2 में फॉलोअप की ज़रूरत थी, उनमें फॉलोअप ज़रूर कराइए और डॉक्टर के पास अवश्य आएँ। बाकी टीके भी आप लगवा सकते हैं, ये भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि आप बाकी टीके इन बच्चों को नहीं लगा सकते। तो इन बच्चों को नॉर्मल बच्चों की तरह पालें। कई बच्चे इनमें से बिल्कुल नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो एटलीस्ट उनको भी बीमारी ना हो, नॉर्मल इंजेक्शंस और वैक्सीनेशंस जो लगते हैं वो देते रहना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लाइफ में लगती है कि हमें हेल्दी रहना चाहिए। उसके लिए हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, तो रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छी डाइट, ये लाइफ का बेसिक प्रिंसिपल रहना चाहिए। मोस्ट ऑफ द वायरल डिजीज़ में हमारी बॉडी उस वायरस को सेड ऑफ करती है, वैसा ही हेपेटाइटिस बी में भी है।
जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है वो आमतौर पे वायरस बॉडी से चला जाता है। ये बात सच है कि जो बच्चे माँ से जब बच्चे में आता है उसमें चांसेस परसिस्ट करने के ज़्यादा रहते हैं इन कंपैरिजन टू दी अडल्ट। लेकिन फिर भी मैं सब माँओं को और उन सभी बाकी सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि यदि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हम इससे किसी भी तरह की बीमारी इंक्लूडिंग हेपेटाइटिस बी ज़्यादा लड़ पाएंगे। कोई भी चीज़ छुपाएं ना, डॉक्टर से सलाह करें और उसका इलाज करवाएं। थैंक यू वेरी मच। मेरा मैसेज ये है कि जो हम कह रहे हैं कि बच्चे में अगर पॉजिटिविटी हो जाए तो ये होती बहुत ही कम चांसेस, मतलब बहुत ही कम बच्चों में पॉजिटिविटी होती है, मतलब 1% ही। मतलब अगर 100 महिलाएं हैं जिनको हेपेटाइटिस है, उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी में इसका पता लगा है और उन्होंने अपना DNA भी करवाया, एंटीवायरस भी लिया और साथ में बच्चे की इम्यूनोग्लोबुलिन्स और वैक्सीनेशन भी करवाई 24 घंटे के अंदर, तो 100 में से सिर्फ एक बच्चा है जो इन्फेक्ट होगा। तो ये घबराने की बात नहीं है, बहुत ही कम बच्चा है जो इन्फेक्ट होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाएं, मतलब किसी अस्पताल में जाके डिलीवरी करवाएं और साथ में अपनी परिवार की जिम्मेदारी भी लें, क्योंकि छोटा परिवार सुखी परिवार। सो अपनी स्पेसिंग करवाएं। जैसे ही आप अस्पताल छोड़ो उससे पहले ही कोई तरीका अपना लो, क्योंकि आपको 3 साल का गैप रखना है। तो पोस्टपार्टम बोलते हैं, जो इमीडिएटली डिलीवरी के बाद का जो समय होता है उसको पोस्टपार्टम बोलते हैं। तो उसमें जो आप कॉपर्टी अगर लगा सकते हैं, कॉपर्टी बहुत ही मतलब अच्छा तरीका है कि उसमें आपको गोलियां नहीं खानी और वो 5 साल तक डाल सकते हो, 10 साल तक डाल सकते हो। अब निकालना है कभी भी निकलवाया जा सकता है। क्योंकि जो मैं बता रही थी ना कि 1500 में से 60 महिलाएं आती हैं फॉलोअप के लिए, तो एक बार आप चले गए, घर के काम में उलझ गए तो वापस नहीं आ पाते। तो ज़रूरी है कि यहीं से पूरा सब कुछ जो भी फ़ायदा ले सकें अस्पताल से लेके जाएं। तो अपना कॉन्ट्रासेप्शन आप कॉपर्टी है, कुछ और है, जो भी आप लेना चाहें पहले से आप अपनी फैमिली से डिस्कस करके उसको इस्तेमाल करें। घर में अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपना पोषण, जैसे बता रहे हैं, वो अपना पोषण ठीक रखना है और ब्रेस्ट फीडिंग करना है। बच्चे को स्तनपान ही करवाना है पहले 6 महीने तक। अच्छा, एक बात और मेरे को बोलें। अच्छा, हमें वापस फॉलोअप क्यों करते रहना है? हमें पता है कि माँ से बच्चे को ना हो इसलिए हमने दवाई खाई थी और फिर हमने बंद कर दी। अब क्या? अब थोड़ा ये एक कुछ % चांस रहता है कि डिज़ीज़ बढ़ता रहे। जिनको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है हेपेटाइटिस बी की, तो वायरस वहीं स्टॉप ना हो, बढ़ता रहे और हो सकता है ऐसी स्थिति आ जाए कि फिर हमें अपनी सेहत के लिए वो दवाई फिर से शुरू करनी पड़े और लाइफ लॉन्ग शुरू करनी पड़े। कुछ लेडीज़ इस स्टेट में हो सकती हैं उस समय भी, कि डिलीवरी के बाद भी वो स्टेट हो सकती है कि अपनी सेहत के लिए ये दवाई कंटिन्यू करनी पड़े। तो ये कैसे पता चलेगा? जब आप जाएंगे और टेस्ट कराएंगे। तो इसलिए ये फ्रीक्वेंट विज़िट जो सर ने बताई, मैम ने बताई, सब ने बताई, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिससे आपकी लाइफ, क्योंकि हमारे पास दवाई है इस वायरस से लड़ने के लिए अब, कि वो अगर आप लेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, ज़्यादा लंबे टाइम तक स्वस्थ रहेंगे। पर अगर नहीं लेंगे उस स्टेज में तो कुछ ऐसे चांस है कि ये वायरस ओवर पावर कर जाए, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ने लग जाए। तो ऐसे में फिर डिज़ीज़ आगे बढ़ के लिवर को बिल्कुल फिनिश कर सकता है। तो उससे पहले ही अगर रेगुलर फॉलोअप होता है और टाइमली मेडिसिन दवाई देते रहते हैं तो आपकी जो लाइफ है वो प्रोलॉन्ग हो सकती है। तो वो ही है सारा। जिस तरह से प्रेगनेंसी में हमने अच्छे से फॉलो किया, ऐसे बाद में भी कंटिन्यू फॉलोअप करने का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है फॉर हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। थैंक यू। I was just going through the theme of the whole thing, that empowering women for elimination of hepatitis B. Empowering women, I would say, would start from our homes. सबसे पहले हमें लक्षण जानने हैं कि हम पीलिया किस चीज़ से होता है। आपको कमज़ोरी लगेगी शरीर में, आंखें पीली होंगी, यूरिन ज़्यादा पीला आएगा, या आप थकावट ज़्यादा है, या आपका किसी संपर्क है किसी हेपेटाइटिस के पेशेंट से। तो ऐसी कोई भी कंडीशन आप देखते हैं अपने घर में या फेस करते हैं, तो
whether you are pregnant, whether you're a child, whether you're a woman, whether you're a man, I would suggest ki go and get yourself tested for hepatitis B. There is a lot of medicines and vaccines in today's scenario, and we can surely overpower it. Thank you so much. सो हेपेटाइटिस बी एक जंग है, नॉट जंग, इट्स अ जंग, इट्स अ लड़ाई, और हम सबको मिलकर इसे जीतना है। कोविड को हमने हरा दिया, फिर ये क्या चीज़ है। सो हम ये प्रण लेते हैं कि आज बैठे इस सभा में जितने भी हैं कि हमने इतनी सारी बातें हमारे एक्सपर्ट से जानी, और इन्हीं चीज़ों को हम अपने घर वालों, अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों, फ्रेंड्स, सबके साथ हम ये शेयर करने वाले हैं। और इस लड़ाई में, इस बूम कैंपेन को हमें आगे बढ़ाना है, जो एक सपना है डॉक्टर सरीन सर का पिछले आई थिंक मैं तो बोलूँगी 30-40 साल का सपना है, और हमें मिलकर इसे पूरा करना है। थैंक यू सो मच ऑल माय एक्सपर्ट्स, यू नो आपने अपना समय निकाल कर यहाँ हमारे इन ऑडियंस इतने सारे लोगों के साथ हमने शेयर किया। आई एम रियली, मैं ब्लेस्ड हूँ, प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं इस तरह से आप लोगों से बात कर रही हूँ, इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिली। तो थैंक यू सो मच। थैंक्स कनिका।